नमस्कार सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम कर रहे थे अपनी सीरीज़ कंटिन्यू, वो थी फंडामेंटल राइट्स की। तो उसमें हमने 2 राइट्स पढ़ा दिए हैं, एक तो राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। तो उनकी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में है और कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, हमने बोरो किए हैं। एंड प्लस ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसमें ये जो है रखे गए हैं। और ये वीडियो जो है वो रेलेवेंट है, सुटेबल है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, सीबीएसई, एनसीईआरटी। अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी स्कूल में हैं, तो ये वीडियो बहुत बेसिक से मैं इसमें समझाऊंगी सारी चीज़ें। और अगर आप यूपीएससी या फिर अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ये आपका टॉपिक है, तो अभी आप बेसिक्स यहाँ से कवर कर सकते हैं। नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी इसमें मैं। और देन आपको जो केसेस वगैरह की स्टडी होती है कि इसमें कौन कौन से केसेस आए, तो उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। और सबसे पहले समझ लेते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो हमने वो चीज़ समझी। एंड सेकेंड चीज़, अगर हम इसमें ध्यान दें कि हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में एक्सप्लॉयटेशन क्या हुआ था इंडियंस का। तो हमें पता है भर भर के हुआ था। किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था। और उन लोगों ने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे लोगों का कि उनकी ज़मीनें छीन लेना, उनको खेती ना करने देना, नील की खेती वगैरह करवाते थे। और इतनी बुरी कंडीशन थी कि लोग जो थे इंडियन लोगों से ही काम करवाते थे, उन्हीं से गुलामी करवाते थे, उन्हीं का पैसा लेके फिर अपने कंट्री में जाकर फिर अपना मजे करते थे और उसको संपत्ति बढ़ाते थे। तो ये चीज जब महात्मा गांधी जी यहाँ पे आए 1914 में, जब वो आए थे, तो उन्होंने फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ कंडीशन तो जो हमारी साउथ अफ्रीका में जहाँ पे मैं ये आंदोलन वगैरह चला के आए वहां से भी बेकार है। तो फिर जो एक्सप्लॉयटेशन था इंडिया में इतना ज्यादा, इतने सालों से 200 सालों से ज्यादा तक चलता आ रहा था, उसको एक्नॉलेज किया। इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे जिन्होंने इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज किया और उनके ही प्रयास इतने ज़्यादा थे जिसकी वजह से हमें हमारा देश आज़ाद हो पाया और हमें इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मिला जहाँ पे हर एक चीज़ को इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है। तो एवरी मॉडर्न वॉर हैज़ हैड इट्स रूट्स इन एक्सप्लॉयटेशन, हेलेन केलर ने बताया ये। और ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट मुझे लगी कि मतलब ये एक्चुअल चीज है। अगर मान लो किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा तो कोई इंसान पागल तो है नहीं कि जाएगा कि सरकार के खिलाफ बोलेगा कि नहीं, सरकार नहीं चाहिए, ये जो शासन है ये मेरे लिए सही नहीं है। अगर लोगों को उनकी नीड्स पूरी हो रही है, उनको एजुकेशन मिल रहा है, उनको हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, तो कोई भी इंसान क्यों जाएगा वॉर करने के लिए? कोई इंसान क्यों जाएगा? तो यानी एक्सप्लॉयटेशन ही रूट कॉज होता है किसी भी वॉर का। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप, बच्चे वगैरह जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता था पहले के टाइम पे। ये नहीं देखा जाता था कि उन बच्चों की स्कूल जाने की एज है कि क्या है। जब हम आज़ाद हो गए तो भी इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी इंडिया में। तो फ्रीडम फाइटर्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको पता था कहीं ना कहीं कि इंडिया में इतना ज़्यादा लेबर, चाइल्ड लेबर वगैरह चल रहा है पहले से ही, आगे भी ये मेंटालिटी कैरी ऑन होगी। और अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश ग्रो कैसे करेगा? तो वहां से फिर ये जो राइट टू एजुकेशन जो है, इसको ये आर्टिकल लेके आया गया। एंड इसको तो मतलब बाद में पूरी तरह से लागू किया गया, बट उस टाइम पे ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया कि 14 साल से पहले बच्चे, कोई भी जो बच्चा होगा उसको लेबर के लिए नहीं भेजा जाएगा, उनको स्टडी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा करना चाहे अपनी फैमिली कंडीशंस की वजह से तो वो कर सकता है, लेकिन 14 ईयर्स तो मस्ट है कि बच्चे को उतनी एज तक थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर हम देखें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह जो होती हैं कि, और लोगों को स्लेव्स बनाया जाता है, उनसे कितने सारे गलत गलत प्रोफेशंस वगैरह जो होते हैं वो करवाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह की, यहाँ पे कुछ डेटा ये जो है मुझे मिल गया तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने शेयर कर दिया। आप लोग चाहे तो एक थोड़ा इसका एक ओवरव्यू ले सकते हैं। वैसे तो ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, हाँ, बट हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, तो ये में भी थोड़ा अर्लियर का होगा। और इतने सारे 29.8 मिलियन स्लेव्स इन द वर्ल्ड, इतने सारे स्लेव्स हैं दुनिया के अंदर। और ये कंट्रीज वाइड डिवाइड कर रखा है। और
एजुकेशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अगर डेवलपमेंट चाहिए किसी भी देश में। तो इतनी सारी सोशल लेवल्स हैं सोसाइटी में, तो उन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कितनी बारीकी से, कितनी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो हमें ये दिए थे फंडामेंटल राइट्स, उसमें कितनी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि इंडिया का जो पास्ट है उसी पे सारे कानून बने थे। तो इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है, इतने टाइम बाद भी इतना रेलिवेंट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ट्रेडिशनली द इंडियन सोसाइटी हैज बीन हायरार्किकल दैट हैज एनकरेज एक्सप्लॉयटेशन इन मैनी फॉर्म। तो यानी अगर हम देखें, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया का पास्ट ही रहा एक्सप्लॉयटेशन का, कितनी सारे सोशल लेवल्स थे, सती प्रथा भी थी, वो तो चलो धीरे धीरे खत्म हो गई थी, बट पहले के टाइम पे कितनी सारी चीजें चली आ रही थी। जातिवाद था, सती प्रथा थी, लोगों के बीच में इतने ज्यादा मतभेद पैदा कर दिए गए थे और लोग एक दूसरे को ही एक्सप्लॉइट करने के लिए लगे हुए थे कि मतलब एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर लें। इंडियंस ही थे, अगर आप देखें कि ज्यादातर जो ब्रिटिश के जो ऑफिसेज वगैरह में होते थे वो इंडियंस होते थे, तो वो इंडियंस ही इंडियंस का शोषण करते थे। तो ये सारी चीजें हमारा पास रह चुका था। उसके बाद फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो थे उन्होंने ये प्रोविजंस दिए कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो होना ही चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन किसी का भी नहीं होना चाहिए, इस पे पाबंदी जरूर लगानी चाहिए। That citizens have been guaranteed the right against exploitation through आर्टिकल 23 एंड 24 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। उसमें पूरी तरह से बताया गया है कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उसको पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया गया है। अगर कोई इंसान किसी इंसान का शोषण करता है, किसी को स्लेव बनाता है या फिर किसी से मजदूरी करा के उसको पैसे नहीं देता है, तो देन उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट मिला हुआ है। और अगर इंसान चाहे तो अगर उसकी राइट्स को क्या किया गया, इन्फ्रिंज किया गया, उसका हनन किया गया, तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो आर्टिकल 23 है, तो इसे आर्टिकल में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि किसी को भी ऐसा नहीं है कि हमने किसी से काम करवा लिया। कि पहली बात तो किसी से फोर्स्ड वर्क नहीं कराना, जबरदस्ती काम नहीं कराना, ठीक है। और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जो ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, इंसान को लेके जाया जाता है, स्लेव बनाया जाता है, उसको प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, मार्केट, जितनी भी गलत गलत कार्य होते हैं उनमें जाके उनको इंडल्ज कर दिया जाता है। तो वो सारी चीजें नहीं करनी है, किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराना है। तो इस पे पूरी तरह से पाबंदी हमारा सुप्रीम कोर्ट लगाता है। और किसके थ्रू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर किसी ने किसी के राइट्स का ऑफेंस किया, हनन किया, तो उसके साथ क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी, वो भी तगड़ी वाली। आर्टिकल 23 का जो सेकंड पार्ट है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस। ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो स्टेट को कोई कंपल्सरी सर्विसेज देनी है, कि मान लो कि हमें सार्वजनिक प्लेसेस को क्लीन रखना है या फिर कोई भी ऐसे कार्य जो कि इंसान को स्टेट देती है कि आपको मास्क पहन के बाहर निकलना है, घर से कोरोना फैल रहा है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे हमें तो फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए, हमें नहीं पहनना मास्क। तो सोशल जो पब्लिक पर्पसेस के लिए जो होता है, सोशल वेलफेयर के काम के लिए होते हैं, तो उसमें स्टेट जो होती है कंपलसरी कामों को कर सकती है। इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। पर ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि ऐसा बोल दे कि जो बहुत अमीर लोग हैं उनको मास्क नहीं पहनना और जो गरीब लोग हैं वो मास्क पहन के निकलेंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना फैल रहा है तो अमीरों को नहीं लगेगा, अमीर देख के वो चला जाएगा, गरीब देख के। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, आपको दिया गया है। बट ऐसे हम बता रहे हैं कि ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर मान लो किसी पे कंपलसरी कोई काम दिया भी जा रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो काम सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रेस पे, रिलीजन को लेके। एक्सप्लॉयटेशन इम्प्लाइज द मिस यूज ऑफ अदर सर्विसेज बाय फोर्स एंड और लेबर विदाउट पेमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि किसी से काम करवा लेना, किसी को पेमेंट ना देना, तो ये भी क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। There were many marginalized communities in India who were forced to engage in manual and agricultural labor without any payment। तो हमने ये देखा है कि जैसे कि गांव वगैरह में भी या फिर कहीं पे भी क्या करा जाता है कि जो लोग गांव से आते हैं, भोले भाले होते हैं, उनको लेके उनसे काम करा लिया जाता है फैक्ट्रियों में, खेतों में, और उनको फिर लेबर नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक ऑफेंस है। लेबर विदाउट पेमेंट इज नोन एज बेगर। बेगर बोला जाता है, आपने देखा होगा हिंदी में भी, हिंदी मीडियम से जो बच्चे होंगे उन्होंने भी देखा होगा, बैगर लिखा होता है एनसीईआरटीज में, मैंने भी पढ़ा था, तो वहां से ये याद आ गया। आर्टिकल 23 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन साहब ने काम दिया है कि भैया आपको क्या काम करना है। किसी भी तरीके की
जैसे कि काम है, अगर किसी को फोर्स नहीं करना है, चाहे आप उसको मेहनताना या फिर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं या नहीं, यानी कि आप किसी को वेज दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं उसको कि आप काम कीजिए, हम आपको पैसे दे रहे हैं, तब भी आपके पास ये कोई राइट नहीं है कि आपको किसी को जबरदस्ती काम कराएंगे, उसकी इच्छा नहीं है तब भी पकड़ के लाएं, चलो काम करो। फोर्स लेबर इज प्रोविडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फोर्स लेबर को प्रोविड किया गया है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो फोर्स लेवल में लेबर में एक्चुअल में आता कौन है, तो इन लेबर्स में आते हैं ऐसे लोग कि मान लो किसी को 500 रुपए का उसका ये है कि मेहनताना आपको मिलना है, इतना वेज आपको मिलेगा, एंड किसी को 200 या 100 रुपए पकड़ा दिए, तो ये फोर्स लेबर है। दिस आर्टिकल ऑल्सो मेक बॉन्डेड लेबर अनकॉन्स्टिट्यूशन, बॉन्डेड जबरदस्ती, चलो चलो काम करो, किसी को जबरदस्ती पकड़ के बिठा दिया, चलो आपको काम करना है, तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट है बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मेरा कर्ज है किसी के पास और मैं उसके पास गई कि भैया अभी पैसे तो नहीं है, कुछ टाइम बाद दे दूंगी, उसने बोला नहीं झाड़ू पोछा करो यहाँ पे, तो झाड़ू पोछा मैं कर रही हूँ, तो ना तो मेरा लोन चुक पा रहा है और वो इंसान क्या कर रहा है, ट्रिक कर रहा है मेरे साथ, और ना ही मेरा वो मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं उसके घर में काम करूँ। एंड सेकेंड चीज क्या है कि उससे मेरा ना तो लोन चुक रहा है और प्लस मेरा एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है कि मुझे दिन रात झाड़ू पोछा ही लगाना पड़ रहा है, तो ये बॉन्डेड लेबर में आता है। और इसी में नेक्स्ट है हमारा, ऐसी कोई भी प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। फोर्सिंग लैंडलेस पर्सन्स इनटू लेबर, अगर मान लो कोई लैंडलेस है कि मतलब किसी के पास घर नहीं है, तो उनको क्या फोर्स करना प्रोस्टिट्यूशन के लिए या फिर वुमेन्स को गलत कामों में जाने के लिए, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ट्रैफिकिंग मैंने बता दिया, वो भी क्या है, बाय करना, वुमेन्स को या फिर मैंस को क्या करना, बाय करना, इंसान को खरीदना या बेचना, ये इलीगल है। तो ये लास्ट पॉइंट है इस आर्टिकल का, और ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आप एग्जाम लिखोगे तो आप स्लेवरी वर्ड यूज नहीं करोगे, बिकॉज इसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 में क्या मेंशन है, एक तो है फोर्स्ड लेबर एंड सेकंड कौन सा वर्ड है, ट्रैफिक। तो इन दो वर्ड्स का यूज करके हमें बताना है, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्लेवरी के लिए कोई प्रोविजन ऐसे स्पेशली किए नहीं गए हैं, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये लॉ है, ये अपने आप में ही इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसकी सारी टर्म्स को कवर कर लेता है, कि मतलब स्लेवरी नहीं बताया गया तो भी ये सारे जो पॉइंट्स है ये इंडिकेट करते हैं कि हमें किसी को खरीदना नहीं है, किसी को बेचना नहीं है, तो इट मीन्स कि हम जब किसी को खरीदते हैं तो वो स्लेव बन जाता है, और बेचने का मतलब ये होता है कि इंसान को वस्तु बना लेना, स्लेव बना लेना। तो इन सारी चीजों को आर्टिकल 23 के अंडर प्रोहिबिट किया गया है। तो ये था हमारा आर्टिकल 23। अब है आर्टिकल 24, प्रोविजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अगर मान लो कि मैंने जैसे बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, इन सारी चीजों के बारे में बताया, तो चाइल्ड जो लेबर है वो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में करंट में भी। आर्टिकल 23 जो है वो बोलता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको छोटी छोटी फैक्ट्रियों में, एक कॉयल माइनिंग की मैंने न्यूज सुनी थी, वहां पे क्या होता है, वो जो माइंस होती हैं वो मतलब काफी छोटे छोटे उनके रास्ते होते हैं, उसमें से कोई बड़ा इंसान नहीं निकल सकता, तो वहां पे बच्चों को घुसा घुसा के उसमें से कोयला निकलवाया जाता है। तो करंट में ही अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगाया था कि ऐसा नहीं कराया जाएगा बच्चों से। तो आप ये देखिए कि जब आजादी के 75 साल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के बने हुए इतने साल हो गए, तब भी ये सारी चीजें हो रही है, तो उस टाइम पे कितनी पीक पे हुई होंगी ये चीजें, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविजन अलग से बनाना पड़ा। दिस आर्टिकल प्रोविड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी हजार्डस फैक्ट्रीज, जैसे कि कौन सी होती है, शीशे की होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है, चूड़ी वगैरह जब बनाई जाती हैं शीशे की होती है, और भी फैक्ट्रीज होती है केमिकल वगैरह जहाँ पे रिलीज किए जाते हैं। तो क्या होता है, बच्चों का जो होता है छोटे से ही कभी कभार क्या होता है, बच्चों को वो डिसेबल, उनके कुछ ना कुछ पार्ट्स में डिसेबल डिफेक्ट आ जाता है, या फिर उनकी आईज से कम दिखने लग जाता है, या फिर उनको कहीं ना कहीं जल जाते हैं, कहीं ना कुछ बहुत बेकार बेकार सी चीजें होती हैं जिसमें हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता, पर उनके साथ इतनी ज्यादा ये जो मिजरेबल कंडीशंस होती हैं उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को फेस करनी पड़ती है। However, the employment of children in non-hazardous work is allowed। लेकिन जो नॉन hazardous प्लेस हैं जहाँ पे ज्यादा खतरा नहीं है, कि मान लो कोई बच्चा जो है वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा है, कि घर में कुछ भी वो काम कर रही हैं तो उसके साथ वो बच्चा अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा है,
तो वो चीज़ जो है वो अलाउड है, बट ऐसा नहीं कि बच्चों को लेके जाओ और ऐसी जो इतनी ज़्यादा हैजार्डस प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जाके काम कराया जाए। और जैसे कि अभी ये पिक में आप देख रहे हो, ये बच्ची इतने पत्थर को, बड़े बड़े पत्थर को तोड़ रही है, तो ये भी आई थिंक ये सेफ वर्क नहीं है, कहीं उसके हाथ में लग जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो ऐसे वर्क जैसे कि जो बच्चों के लिए जो बच्चे कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए सुटेबल हो, ऐसे वर्क जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है। बट हम करंट में भी देखते हैं कि हर जगह पे आजकल बच्चे देखने को मिलते हैं, बच्चे काम कर रहे होते हैं, चाय पानी देना, और बाकी होटलों में बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कार्य करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे एक लेक्चर ख़त्म हो चुका है और लास्ट में जैसे कि मैं थोड़ी सी बात करती हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग जब इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आसपास जो लोग हैं जिनको हमें लगता है कि जो अगर हम बोलेंगे तो हमारी सुनेंगे, तो उन बच्चों की थोड़ी हेल्प कर सकते हैं कि ताकि वो पढ़ लें, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ले, उनको ऐसी सिचुएशंस फेस ना करनी पड़े, और ताकि हमारी जो एजुकेशन हमें मिली है, हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, इतनी अच्छी लाइफ मिली है, तो उसका थोड़ा कंट्रीब्यूशन हम दूसरों को भी दे दें। अगर किसी को ये बातें अच्छी नहीं लगती तो वो स्किप कर सकता है। बाकी ये मेरे पर्सनल पॉइंट्स होते हैं और मुझे लगता है कि मैं शेयर करूँगी तो आप लोगों को भी एक थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा कि हाँ, हम लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं, पढ़ रहे हैं तो। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, और अभी तो वीडियोज़ बहुत सारी रह रही हैं तो बनाओ, शेयर कीजिएगा अपने फीडबैक्स और बताइएगा कि ये वीडियो कैसी थी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हरे कृष्णा।